वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा। अगर आपको कोई मसला इमिग्रेशन से मुतल्लिका है और आपको एडवाइस चाहिए तो आप इस प्रोग्राम में मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने एक्चुअली अपना केस किया हुआ था 7 ईयर पे बच्चों पे। ठीक है। तो इस साल लास्ट ईयर दिसंबर में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। फिर जनवरी में हमने उनको, जो उन्होंने अपील का राइट नहीं दिया था, तो हमने फिर उनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल भेजा था। तो उस पर उन्होंने विद इन 14 डेज हमें कह दिया था कि जी हम रिकंसिडर करने के लिए तैयार हैं। तो अभी जो है मुझे 2 दिन पहले रिफ्यूजल आया है और उन्होंने रिकंसिडरेशन को जो है वो रिफ्यूज कर दिया हुआ है। तो अब मेरे लिए बेटर क्या है, मैंने जेआर में जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने जुडिशियल रिव्यू के लिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही जाना चाहिए था। तो दूसरा, इमिग्रेशन वाले ये चीज नहीं पसंद करते हैं कि आप उनको ब्लफ करें, जैसे कि आपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल उनको भेजा। तो ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है, ये यही होता है कि जी मेरे केस का फैसला करें, उस पर कंसीडर करें, वरना मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो वो अगर उनको खाली थ्रेट करें तो फिर उनको पता चल जाता है कि जी नहीं, ये सीरियस नहीं है। तो बहरहाल आपने पहले ही हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। तो अगर नहीं गई है तो आप जितना जल्दी हो सके तो इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। तो असल में 7 इयर्स का ये प्रॉब्लम काफी लोगों के साथ चल रहा है कि मोस्टली कोर्ट से ही आजकल लोगों को रिलीफ मिल रहा है। तो होम ऑफिस वाले जो इस सिलसिले में खासी सख्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, गो कि इसमें रूल भी बन गए थे लेकिन फिर भी वो एप्लीकेशन रिफ्यूज कर रहे हैं। तो यही इसका हल है कि अगर आप चाहें तो इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ना अपनी फ्रेंड के बारे में पूछना है। सर एक्चुअली ना उसने यहाँ पे एक लड़के के साथ शादी की थी, वो अफ्रीका की रहने वाली है, लेकिन सर उनकी शादी भी अफ्रीका में हुई थी। प्रॉब्लम सर ये है, वो 5 साल से यहाँ पे आ रही है, जा रही है टूरिस्ट वीजे पे। अभी वो यहीं पे है, वो अप्लाई करना चाहती है। सर यहाँ से उसको क्या करना चाहिए? वो रिलेशन पे अप्लाई करे या शादी के बेस पे? उसको डर है कि रिफ्यूज ना हो जाए। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जो विजिटर्स हैं ये यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना तो शादी की बुनियाद पे ना रिलेशनशिप की बुनियाद पे। पहले कर सकते थे, लेकिन इस सिलसिले में एक स्पेशल कानून गवर्नमेंट ने बनाया था कि जो आदमी विजिटर वीजे पे हो तो शादी की बेस पे अप्लाई नहीं कर सकता है। तो वो अगर शादी की बेस पे एप्लीकेशन करेंगी भी तो उनका एप्लीकेशन यहाँ से रिफ्यूज हो जाएगा, और फिर अगर वापस कंट्री में जाएंगी तो इमिग्रेशन वाले प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। उसका बेहतरीन हाल यही है कि किसी वकील से मशवरा कर लें और सारे पेपर तैयार करके अपनी कंट्री में जाकर वहां से एप्लीकेशन करें, तो उनको फ्यू वीक्स में वीजा मिल जाना चाहिए। तो यहाँ से वाला नहीं है वीजा के मैरिज की बेस पे अपना स्टेटस चेंज करने को। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी सर, मैं इधर एज ए स्टूडेंट आया था 2011 में। मेरा 2 साल का वीजा था, वो फिनिश हुआ। मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, जो कि किसी रीजन से रिफ्यूज हो गया। फिर मैं फर्स्ट ट्रिब्यूनल में जो मेरी हियरिंग थी सर, उधर में गया। इसी दौरान में सर मेरा किसी सिटीजन से मेरा रिलेशनशिप हो गया। तो मतलब मेरे उस टाइम जो मेरा एडवाइजर था, उसने मुझे ये बताया कि तेरा स्टूडेंट का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तू ये रिलेशनशिप का बता। उस टाइम 3.5 हो गया था, जो कि जज के सामने जज ने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे पार्टनर का भी लिया, लेकिन अब उसने सर मेरा हक में फैसला नहीं दिया। लेकिन उसने यही बोला कि मुझे नहीं लगता कि इतना केस स्ट्रॉन्ग है, ब्ला ब्ला। तो उसके बाद सर मुझे स्टिल राइट ऑफ अपील मिला था। मैंने फर्स्ट ट्रिब्यूनल में किया, सर वहां से रिफ्यूज आया। सेकंड ट्रिब्यूनल में किया, वहां से भी सर उन्होंने केस नहीं लिया। तो भी मैंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया है। तो सर मैंने ये पूछना है कि मुझे 2 महीने बाद ना मेरा सर 2 साल पूरे हो जाएंगे मेरे पार्टनर के साथ, कि मुझे होम ऑफिस को अपना 2 साल के केस दे देना चाहिए या मैं हाई कोर्ट का वेट करूं सर? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में हाई कोर्ट से भी आपके कोई ज्यादा मुस्बत चांसेस नहीं है, और 2 साल की बुनियाद पे भी आपके ज्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप 2 साल रिलेशनशिप की बुनियाद पे भी अप्लाई करें, या कोई आदमी अप्लाई करे, या कोई आदमी शादी की बेस पे भी अप्लाई करे, तो उसमें एक बुनियादी जो कंडीशन है, बुनियादी शर्त है या रिक्वायरमेंट्स है, वो ये है कि आपके पास एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वीजा होना चाहिए। क्योंकि आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका है, तो लिहाजा आपको यहीं से यही वजह कि आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल अगर आपकी जो मिसेज हैं वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही हैं, तो ये आपकी जो मंगेतर है, आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी कर रही हैं, तो अब ज्यादा बेहतर अपनी कंट्री में जाएं, वहां से एप्लीकेशन करके, वो इसका प्रॉपर तरीका है। तो यहां से खर्चा करते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे, उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। मुझको पूछना है, मैं असालम वीजे पे हूँ वहाँ पे, एंड मेरे पास एक बेबी है, बेबी गर्ल है। तो मुझको क्या उसके बेस पे वीजा मिल सकता है कि नहीं? बेबी कहाँ पे है? वो अडॉप्ट हो गई है। तो मुझको इसी चीज का पूछना है कि मैं इस
بیس پہ اگر میں اپلائی کروں کہ لائک مجھ کو میں ادھر رہنا چاہتی ہوں, میرا بیبی یہاں پر ہے تو میں اسے چھوڑ نہیں سکتی ہوں, تو وہ مجھ کو کہہ رہے ہیں تم پاکستان جا سکتی ہو. نہیں تو بیبی کس کا ہے؟ آپ کا ہے؟ سوری, آپ کا بیبی آپ کا ہے؟ ابھی وہ اڈاپٹ ہو گیا ہے. اڈاپٹ ہو گیا ہے, اڈلٹ ہو گیا بیبی. جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ ایسا کریں کسی وکیل سے جا کر مشورہ کر لیں. ویسے رولز یہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا ہے, وہ سارے بیبی لگتے ہیں جتنے بچے ہوتے ہیں, اگر اڈلٹ بھی ہو جائیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر 18 سال سے زیادہ کا عمر ہو جائے, کب آپ کا جو بیٹا ہے اگر 18 سال سے یا بیٹی 18 سال سے زیادہ کی عمر کی ہو جائے تو پھر ان کو عام طور پر ویزا نہیں دیتے ہیں. تو بہرحال آپ نے پہلے اپلائی کر لینا چاہیے تھا جب وہ 18 سے کم عمر تھا. تو آپ کسی وکیل کے پاس چلے جائیں, ان کو ساری بات بتائیں تاکہ وہ ساری چیزیں کنسیڈر کر کے آپ کو ایڈوائز کر سکیں کہ نیکسٹ آپ کیا کر سکتی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ملک صاحب, میرا یہ سوال تھا کہ میں جوڈیشل ریویو میں ڈالا تھا لیکن ریفیوز ہوا تھا, اور مجھے اپیل کا رائٹ ملا تھا لیکن وہ میں نے مس کر دیا تھا, مجھے لیٹر لیٹ ملا تھا. ٹھیک, ہلو ٹھیک ہے. پھر تو اس کے بعد میں نے واپس نیو اپلیکیشن ڈالی ہے تو انہوں نے 42 days کا ٹائم مانگا ہے. نیو اپلیکیشن کس کو, آپ نے کس کے لیے ڈالی؟ وہی جوڈیشل ریویو میں واپس گیا ہوں میں 7 سال کے بیس پہ. تو ہوم آفس کے ریفیوزل پر گئے ہیں یا کیسے؟ نہیں, واپس ڈالا اس کو. ہوم آفس میں ریفیوزل کیا تھا, کچھ پیپر مانگے تھے اور مجھے لیٹر لیٹ ملا تھا, 7 دن کا ٹائم کیا تھا انہوں نے. اچھا, تو وہ مس ہو گیا میرا. تو ہوم آفس نے ریفیوز کر دیا اپلیکیشن دوبارہ؟ جی جی جی, پھر ان لوگوں نے بولا آپ نے لیٹ ہو گیا, ہمارے ڈیٹ پہ نہیں دیے نا. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں ہوم آفس سے کبھی کوئی آپ سے پیپر اگر مانگتے ہیں تو اگر کسی وجہ سے آپ ڈیلے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیا کریں کہ جی مجھے اس وجہ سے لیٹر میں ڈیلے ہو گئے, تو پھر بھی آپ کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو بہرحال اگر آپ نے اب اس کا حل وہی تھا جو آپ نے کیا کہ جوڈیشل ریویو کے لیے چلیں گے, وہ اچھی بات ہے. اس دوران یہ کریں کہ ہوم آفس کو سارے کے سارے پیپر بھجوا دیں اور ہوم آفس کے وکیل کو کہیں کہ وہ اس میٹر کو جو آپ پیپر بھیجیں اس کی روشنی میں اس کو دوبارہ ریویو کروا دیں. تو یہ پیپر آپ ہوم آفس کے علاوہ ہوم آفس کے جو وکیل ہیں ان کو بھی بھجوا سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو, گڈ ایوننگ سر. جی گڈ ایوننگ. میرے کو اپنی فائل کے لیے پتا کرنا تھا, میں نے فائل لگائی تھی اپنی تو وہ ریفیوز ہو گئی تھی ایکچولی. پھر میں نے اس کے بعد نیا فائل لگائی تو اس سے میں ٹوئیک کا ایگزام لگایا تھا اس کے ساتھ, تو میرے کو 1 month کے بعد وہ ہوم آفس انگلش ٹیسٹ مطلب کوئی اور دینا, مجھے ٹوئیک کا ہوا تھا سارا, تو وہ دیا میں نے اس کے بعد. لیکن کالج وہ جو کالج تھا وہ میرا سسپینڈ ہو گیا اس کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ مطلب کالج سے اپنا کیسٹ ہے ودرا کر لیا, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سیٹ اینڈ گل کا ٹیسٹ دیا ہے تو میں وہ بھیجوں کہ نہیں, اور کالج میں مجھے نیا لینا ہوگا تو میں لوں یا نہیں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں تاکہ ساری بات سن کے آپ کو ایڈوائز کر سکے. اگر کالج نے وڈرا کر لیا تھا لیٹر تو وہ کس بیس پہ کیا تھا؟ کہیں انگلش سرٹیفکیٹ کی بیس پہ تو نہیں کیا تھا؟ اگر وہ انگلش سرٹیفکیٹ کی بیس پہ کیا تھا تو پھر تو یہ کافی پرابلم کا مسئلہ ہے. تو اگر انگلش سرٹیفکیٹ کی نہیں کسی اور بنیاد پہ آپ کا جو کیش لیٹر وڈرا ہوا ہے تو آپ نئے کالج میں ایڈمیشن لے کر تو ہم آپ کو بھیج سکتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ میں وہ انگلش کے سرٹیفکیٹ کا ایشو ہے, تو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے ملیں اور ان سے مشورہ کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو, گڈ ایوننگ ملک صاحب. جی سر ہم 2009 میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے, میں اور میری وائف. اچھا. تو میری وائف نے اسی منتھ MBA کی ڈگری کمپلیٹ کر دی ہے. اچھا. تو ہمارا ویزا ہے جو جنوری 2015 تک ہے, 26 تک. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بول رہا ہے ورک پرمٹ کے لیے جاؤ, کوئی PhD کے لیے جاؤ. اور میرا یہ بھی, میرا بیبی بھی یہاں بورن ہوا تو وہ بھی اس نے بھی 4 year کمپلیٹ کر لیے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کہتا بھی آپ ورک پرمٹ اپلائی کر دو تو بیبی کی ویٹ کر لو 7 years. بتائیں گے پلیز, کیونکہ ہم کافی کنفیوز ہیں. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر UK سے ڈگری کر لے تو اس کے بعد اس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو ورک پرمٹ دینا چاہیں تو وہ ورک پرمٹ پہ اپنا اسٹیٹس چینج کر سکتا ہے, لیکن ڈگری ملنے کے بعد ہی. تو آپ کی مسز کو چونکہ ڈگری مل گئی ہے تو لہٰذا اگر آپ کو کوئی امپلائر مل جاتا ہے یا ان کو کوئی امپلائر مل جاتا ہے تو اپنا اسٹیٹس جنوری سے پہلے چینج کر سکتی ہیں. تو اگر کسی وجہ سے امپلائر نہیں ملتا تو پھر آپ کے سامنے اگر یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہی آپشن ہے کہ اگر PhD کے لیے ایڈمیشن لے لیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ PhD کے لیے اوور دا نائٹ آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا جیسے کالج میں ایڈمیشن ملے گا. اس کے لیے پہلے سے کام کرنا پڑتا ہے, پرپوزل وغیرہ لکھ کر بھیجنا پڑتی ہے. وہ بھی ابھی سے کرنا شروع کر دیں تاکہ اگر کہیں ورک پرمٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ آپشن آپ کے سامنے موجود رہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے.
ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਡੈਡੀ ਦੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ? ਡੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 72। ਠੀਕ। ਤੇ ਮਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 69 68। ਠੀਕ ਹੈ। तो उनका पता करना चाहते हो? ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੂਲਸ ਇਤਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਏ ਰੂਲਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਉਹ बैक होम तो अप्लाई कर सकना। लेकिन इतने छोटा जा एक रस्ता हुन भी है, वो ये है कि अगर किसी ने पेरेंट्स की उम्र 65 साल तो ज्यादा हो, उन्हें की इथों रिमूव या डिपोर्ट नहीं किया जा सकना। तो इसका मतलब है कि अगर कोई केस अप्लाई करोगे उन्हें की रिमूव तो डिपोर्ट तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन सूनर और लेटर फिर शायद उन्हें की लॉन्ग रन में स्टे मिल जाए। तो बहरहाल किसी वकील तो भी मशवरा कर लियो। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। थैंक यू जी। हेलो जी, आप बात करें जी। मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी, बड़े मालिक साहब जी बात करें। ओके सर जी, है ना साडा कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਵੀਕ ਚ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ? ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੇਮ ਡੇ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ डिसीजन हो जाना है। तो मैं लगना है शायद इस दौरान कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, या तो शायद कोई जज छुट्टी से चला गया, या कोई ट्रांसफर हो गया, या कोई प्रॉब्लम हो गई है। बहरहाल अगर उन्होंने रिमाइंडर भेज दिता है, जी चंगी गल की है, हुण जस्ट वेट करो, मेरा कोई होर जज शायद देख के ताड़ा जल्दी फैसला कर देगा। जस्ट उन्होंने रिमाइंडर भेज दियो अगर पहले रिमाइंडर नहीं भेजा है। ताड़ी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर होम ऑफिस से आपको रिफ्यूजल मिल जाए और साथ में राइट ऑफ अपील ना मिले, उसके बाद ऑप्शन क्या है? जुडिशियल रिव्यू ही है या कोई और भी है? क्या फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सर? यही सवाल है जी। थैंक यू जी, आपकी बात का शुक्रिया। असल में जब आपका केस रिफ्यूज हो जाए, आपको अपील का राइट ना मिले, तो फिर यही है कि आप उसको जुडिशियल रिव्यू में हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। और जो ट्रिब्यूनल है वो वही है जो अपील का राइट मिलता है। जब आपको अपील का राइट मिलता है तो आप फर्स्ट ट्रिब्यूनल में जो अपील है वो कर सकते हैं। वहां से अगर किसी वजह से ना हो जाए तो आप अपर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी वजह से अपील का राइट नहीं मिला है तो फिर आप इसको हाईकोर्ट जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें होता है कि जितना जल्दी है इतना जल्दी कर लिया करें। आमतौर पर जो मैक्सिमम इसका टाइम है वो तो 3 महीने होता है, लेकिन इमिग्रेशन वाले जो वो रिफ्यूजल करते हैं वो फिर आपको पुश करना शुरू कर देते हैं कि यहां से चले जाएं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी, मैंने अपने बच्चों का केस लगाया था अपने जुडिशियल रिव्यू में। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? जी, जदों तुसे इत्थे 7 साल पूरे हो जान तो तुसी अगर एप्लीकेशन कर दिओ तो ना कर जान तो फिर तुस हाई कोर्ट जाओ। तो होम ऑफिस वाले जदों हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू जाओ तदों बाज़ औकात उन्होंने वकील तुहानू सजैसट करने कि जी तुसी केस विड्रा कर लियो तो असीं 3 महीने ने अंदर अंदर इसकी दोबारा कंसीडर करांगे। तो वो अगर 3 महीने में तुहाडे नाल एग्रीमेंट होया सी तो वेट करो 3 मंथ तक। अगर 3 महीने के अंदर तुहाडा कोई फैसला नहीं होना या पॉजिटिव फैसला नहीं होना फिर उन्होंने रिमाइंडर वगैरह भिजवा दिओ। चांसेस हैं कि शायद तुहाडा हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पर कोर्ट्स के डिसीजन है वो 7 ईयर्स नहीं हक की चाह रहे हैं। तुहाडी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी
मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है, देखते हैं जी। अब बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Malik sir, I want to just question that is there any chances of amnesty and till when about they are going to give amnesty, please? Thank you. So what's the question? थैंक यू फॉर द कॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। जी जी आप बात करें। हेलो जी जी आप बात करें ना। हेलो जी आप टेलीविजन में देखें बल्कि फोन पर बात करें। हाँ जी, मैंने आपसे पूछना था मतलब कि हाँ जी, मैं ना फैमिली वाला केस लगाया था। अच्छा। तो वो ना मेरा उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो जो अपील का राइट्स भी नहीं दिया था उन्होंने। ठीक है। तो अभी ना वो जो वकील ने रिकंसीडर किया है, तो अब क्या होगा उसका? जी अगर तो 7 साल का केस उन्होंने आपका ना कर दिया तो अपील का राइट नहीं मिला है तो रिकंसीडर वो नहीं करेंगे। तो इसका यही हाल होता है कि इसको जितना जल्दी हो सके हाई कोर्ट में ले जाएं जुडिशियल रिव्यू में, तो वो जितना जल्दी हो सके इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर लें। वहां से फिर आपके वो जो है कि आपके चांसेस बनते हैं। तो रिकंसिडरेशन होम ऑफिस कोई नहीं करते हैं, तो रिकंसिडरेशन बात करते करते आपका वो जुडिशियल रिव्यू का टाइम खत्म हो जाता है। तो इसको जेआर के लिए हाई कोर्ट में ले जाएं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। जी मुझे पूछना था कि मेरे हस्बैंड के पहला बेटा है वो पाकिस्तान में है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको यहाँ पे यूके में बुलाऊं। ठीक। तो मैं उसको कैसे बुला सकती हूँ? मेरे हस्बैंड पार्ट टाइम काम करते हैं और मैं फुल टाइम, वैसे मैं खुद से काम कर रही हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो वो जो बच्चा पहले पैदा हुआ था कि आपके हस्बैंड को नेशनलिटी पहले मिली थी? बच्चा पहले पैदा हुआ था, वो पाकिस्तान में ही था। उनकी मेरी शादी से पहले वो बेबी पैदा हुआ था। वो अभी इस वक्त वो 7 साल का बच्चा है। तो आपके हस्बैंड की पहली बीवी से है? हाँ, वो मेरे हस्बैंड की पहली बीवी से है। जी आपकी बात का शुक्रिया। असल में आप बच्चों को नहीं इस तरह ला सकते हैं कि जब तक उनकी मां ना आए। पहले होता था कि खाली बच्चों को लोग यहाँ पे ले आते थे, लेकिन बाद में इन्होंने कानून चेंज कर दिया था। अब बच्चा तभी यूके में आ सकता है कि उसकी मां भी सेटलमेंट के लिए आए। अकेले बच्चे को आप नहीं यूके में ला सकते हैं। सिर्फ उसकी एक अल्टरनेटिव यही हाल होता है कि अगर कोई ब्रिटिश नेशनल हो तो उसके वहां बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चे के पासपोर्ट के लिए वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। वो भी अगर बाप के पास बच्चा पैदा होने से पहले ब्रिटिश नेशनल हो तो अनफॉर्चुनेटली आप बच्चे को नहीं बुला सकेंगे जब तक उनकी मां यूके में नहीं आती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने ना ये पहले ह्यूमन राइट्स का केस लगाया था तो मेरा रिफ्यूज हो गया था। फिर मैंने शादी की, अभी शादी के बेस पर मैंने केस लगाया था। वो ह्यूमन राइट्स के बेस पर ही उसने केस लगाया था, बस साथ में शादी का भी था, लेकिन अभी फिर रिफ्यूज आ गया मेरा। तो अभी मेरे को आप बताओगे कि क्या करना चाहिए मेरे को? इंडिया जाकर वहां से अप्लाई करूं जाकर, और यहाँ फर्दर केस के लिए अप्लाई करूं? तो प्लीज मेरे को ये बता दो कौन सा बेस्ट वे है। जी आपकी बात का शुक्रिया। इसमें ज्यादा बेहतर तो यही है कि अगर आपकी जो मिसेज हैं वो जो 18,600 से ज्यादा उनकी तनख्वाह और रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही हैं तो आप इंडिया चले जाएं और वहां से वीजा लेकर आएं। चूंकि पहले होता था कि अगर आप इमिग्रेशन रूल्स में नहीं आते थे किसी वजह से तो आप ह्यूमन राइट्स में आपको स्टे मिल जाता था। लेकिन हुआ यह कि पिछले साल एक फैसला आ गया है कोर्ट का, तो जिसमें उन्होंने ये करार दिया है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं इसको शादी वाले केस में कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। तो यही वजह है कि जितने भी जजेस वगैरह हैं वो मोस्टली पर ह्यूमन राइट्स को इन्वॉल्व इसमें नहीं करते हैं। तो इसी वजह से आपका केस रिफ्यूज हो गया था। तो अगर आपकी जो मिसेज हैं वो जो थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं, आपने इंग्लिश टेस्ट पास किया है, तो आप इंडिया चले जाएं, वहां से आपको 4-5 वीक में वीजा मिल जाना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी एक बता सकते हैं कि 2010 में एक ना वीजा रिफ्यूज हुआ था। ठीक है। उसमें रीजन ये बताई गई थी कि पहले अपील हुई, अपील विन हुई, अपील विन होने के बाद उनको जब आप स्टूडेंट का वीजा था कि जब नए कॉलेज का लेटर दे के दें, उन्होंने सबमिट किया और 3 मंथ के बाद रिफ्यूजल लगा के दे दिया कि कॉलेज ने उसको वेरीफाई नहीं किया। जब कैश नंबर शुरू हुआ है, कैश नंबर अभी उस वक्त शुरू नहीं हुआ था जब लेटर दिया गया, तो उस वक्त उनको रिफ्यूजल कर दिया गया। रिफ्यूजल करने के बाद खैर वो चला गया, राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया। उसको दोबारा रीअप्लाई किया डिफरेंट कॉलेज के साथ, कैश नंबर लेके पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी आपके नंबर जो है ना 40 नंबर थे, मेरे ख्याल 40 पॉइंट बनते थे, वो पूरे हो गए। हाउएवर जो आपने पिछली दफा जमा करवाया था उस पर आपको हम 320B लगाते हैं क्योंकि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी।
خیر کانٹیکٹ کیا اس کالج سے, کالج وہ بند ہو چکا تھا. لیکن بند ہونے سے پہلے جب ان کو ریفیوز کیا تو وہاں سے ایک لیٹر لے لیا گیا تھا کہ جی یہ اسٹوڈنٹ یہاں کا تھا, بہرحال کوئی بیک آؤٹ کی وجہ سے جو بھی ہے, لیٹر اسٹل میرا خیال پڑا ہوگا کہیں. تو بعد میں کسی کا نا پاکستان سے ہی نا کسی سولسٹر کو دیا, اس نے کہا جی میں نے اس کو جوڈیشل ریویو کے لیے کر دیا ہے. خیر چلتا ہے جی ابھی ہو جائے گا, ابھی ہو جائے گا, ابھی ہو جائے گا. ابھی وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ ریفیوز ہو گیا ہے, لیکن وہ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں بتا رہا. ہم نے ہوم آفس فون کیا تھا, ہوم آفس والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس بندے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اپیل کا. تو آپ بتا سکتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ جوڈیشل ریویو جو پاکستان سے نہیں ہوتا ہے. جوڈیشل ریویو تو یہیں کا کوئی وکیل جو بھی کافی ایکسپیرینس وکیل ہیں وہ جوڈیشل ریویو کے کیسز لیتے ہیں, اور پاکستان سے تو نو وے کہ جوڈیشل ریویو ہو سکتا تھا. مجھے لگتا ہے آپ کو کسی نے بیوقوف بنایا ہے. تو بہرحال جوڈیشل ریویو کے کیسز جو ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں. تو بہرحال جس آدمی کو آپ نے کہا تھا اسے چیک کر لیں, اس کے بعد کچھ نہ کچھ پیپر تو ہونا چاہیے. تو وہ جوڈیشل ریویو کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 3 months کا ہوتا ہے, تو وہ اگر گزر گیا تو پھر آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو جی جی میرا سر میں اسٹوڈنٹ ویزے تے آیا تھا, مطلب وہ میرا اسٹوڈنٹ ویزا ختم ہوا تو میں نواں اپلائی کیتا, تو ہوں مطلب میرا ریجیکٹ ہوا, پھر میں کوٹاں جانا رہا. تو ہوں میرا ہائی کورٹ چ کیس ہے, مطلب 6-4 مہینے بعد ہی میری ہیئرنگ ہے. تو میں اس دوران میرا پاسپورٹ ہوم آفس نے رکھے ہے, تو میں کس دوران شادی کر سکنا اپنے پارٹنر جہاں برٹش ہے میرے نال, میرے کو لائسنس وغیرہ فل ہے. اگر نہیں کر سکتا تو وہ کام نہیں بھی کرتی پورا, مطلب پارٹ ٹائم کام کر دی کیونکہ بچی چھوٹی ہے. اگر میں پاکستان جا کے اپلائی کرنا تو میرے کو چانس ہے نہیں, میں اتنے ویٹ کرا. جی تاری کال کا شکریہ. تارے چانس اتوں بھی نہیں نے تو پاکستان تو بھی نہیں, کیونکہ تاری جڑی ہونے والی مسز نے جڑی تاری مسز نے وہ جڑی تھریش ہولڈ ریکوائرمنٹس 18,600 پوری نہیں کرنے. وہ اگر اتوں بھی بہت کم چانسز نے چونکہ تارے کول ویزا نہیں ہے, اگر میرج ہو بھی جانی تانوں اتوں سٹے نہیں دیں گے, تو پاکستان تو بھی تارے چانسز آلموسٹ نن نے. شادی البتہ اتنے رجسٹر کروا سکنے ہو. اس طریقہ یہ ہے کہ وہ ماسنو کہو کہ تانوں پاسپورٹ کی کاپی بھیج دیں, تو جدوں تک تارا کیس ہائی کورٹ چلنا تدوں تک تسی اتنے لیگل ہو, شادی رجسٹر کروا سکو گے. لیکن شادی نہیں اپلیکیشن اتوں نہیں ہو سکے گی کیونکہ تارے کو لیو ٹو ریمین نہیں ہے. اگر پاکستان جاؤ گے تو 18,600 شرط اگر پوری کرنے ہو تو پھر اتوں ویزا مل جائے گا. تاری کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم بھائی, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک بچے کے بارے میں سوال کیا تھا جو پاکستان سے, اس کو میں لے کے آنا چاہتی تھی. اب وہ میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی. میرے ہسبینڈ کی شادی مجھ سے اس وقت ہوئی تھی, ان کی پہلی وائف فوت ہو چکی ہیں, تو ہم نے وہ بچہ ان کی نانی کو لکھ کے دیا تھا کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی, تو ہم نے ان کو بچہ وہ لکھ کے دیا تھا. تو اب ان کی نانی کی بھی وفات ہوگی تو وہ بچہ میرے ان لاز کے پاس ہے, تو میں اس بچے کو یہاں پہ لے کے آنا چاہتی ہوں. تو آبویسلی اس کا وہاں پہ ہے کوئی نہیں, تو ہم اس کو وہاں پہ تو نہیں رکھ سکتے, اس کو یہاں پہ کیسے لے کے آتے. تو آپ کے مسز آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ کوئی بینیفٹس لیتے ہیں؟ نہیں, وہ پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں. ہم دونوں میں سے کوئی بھی بینیفٹ نہیں لے رہا. لیکن فل ٹائم نہیں کام کر رہے ہیں؟ میرا اپنا بزنس ہے اور ہسبینڈ میرے پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں اور میں فل ٹائم کام کر رہی ہوں. میں تقریباً ویکلی میں کوئی 700 پاؤنڈ کما رہی ہوں. جی آپ کی کال کا شکریہ. مجھے لگتا ہے آپ بھی پارٹ ٹائم کام کر رہی ہیں. آپ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں. اگر تو بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا کسٹڈی ان کے پاس ہے, بچے کو تو بلا سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ پوائنٹ ضرور اٹھے گا کہ مینٹیننس و اکاموڈیشن کون کرے گا. تو کہ جو آپ تنخواہ آپ نے بتائی ہے یہ تنخواہ پارٹ ٹائم کی ہوتی ہے, فل ٹائم کی نہیں ہوتی ہے. چونکہ اگر وہ فل ٹائم کام کرے جیسے 40 گھنٹے ہوتے ہیں, ان کا جو بیسک ویجز لگا لیں تو وہ اس سے زیادہ بنتی ہے. تو یہ آپ کو پرابلم کھڑی ہو جائے گی کہ مینٹیننس اور اکاموڈیشن پہ شاید وہ ریفیوز کر دیں گے. زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے ملے, ان کو ساری بات بتا کے ان سے ایڈوائز لے لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی جوڈیشل ریویو کے حوالے سے. جی فرمائیے. ہاں جی, تو وہ جوڈیشل ریویو کیا یہیں سے تھا, لیکن جو بندہ تھا وہ جو ان کا جو بھی کہہ رہے ہیں جس کے تھرو کیا تھا وہ پاکستان میں تھا. ہاؤ ایور ابھی انہوں نے یہ بولا ہے کہ وہ ریفیوز ہو گیا, لیکن ہمیں کوئی ڈاکومنٹ کچھ نہیں دے رہے. جب ہم ہوم آفس کی لائن پہ فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس بندے. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں ہوم آفس کا جوڈیشل ریویو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. وہ جب وہاں سے امیگریشن لے ریفیوز کر دیں, اس کا جوڈیشل ریویو سے ہوم آفس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم اس کا فون بھی کریں گے تو اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوگا, چونکہ جوڈیشل ریویو کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ کورٹ میں آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں, ہائی کورٹ میں کرتے ہیں. تو بہرحال اس کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ کے جو اتھرائز ریپرزینٹیٹو ہوں تو وہ اگر ہائی کورٹ کو کانٹیکٹ کریں, وہ اس کو آرڈر کی کاپی دے دیں گے, وہ دیکھیں کہ وہ آرڈر کیا تھا, اس کے خلاف آپ دیکھیں کہ آگے کورٹ آف اپیل میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بڑی لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. تو اپلیکیشن اگر ریفیوز ہو جاتے ہے اس کو رینیو کروانا پڑتا ہے. یہ کافی سارے کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہوتا ہے. تو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل کو اس کی کاپی یا کسی وکیل سے کانٹیکٹ کر لیں تاکہ اس کی کاپی منگوا کر دیکھ لیں کہ ریفیوز کیوں ہوا تھا. کال کا شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوا ایک بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, بریک اس پر آپ سے پھر ملتے ہیں.
वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Hi, Hassan. Could you tell me what the actually form for GAR, please? Which form should I use for GAR? And thank you for the call. Basically, it's not so easy as you think. So it's not like that you can just complete the form and submit the JR. Before that, basically, you need quite good knowledge of the law and the procedure as well. The best thing is go to a lawyer. They will draft and they will basically lodge for you. So it's not possible basically that you can lodge the JR because there's a very lengthy background, a lengthy process about that. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारा अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। एक्चुअली मैं यहाँ पे टीयर 2 जनरल पर हूँ और नेक्स्ट ईयर मेरी एक्सटेंशन है और उसके फिर 2 साल बाद हमने देखा है कि 35,000 की सैलरी दे आस्क फॉर द सेटलमेंट। सो शैल वी टेक दिस 35,000 सैलरी इन माई नेक्स्ट कॉर्स व्हेन आई एम गोइंग फॉर एक्सटेंशन? तो आप क्या टीयर 1 जनरल पे हैं? यस। तो पिछली दफा आपका थ्रेशोल्ड क्या था? पिछली दफा अभी मेरा थ्रेशोल्ड जो है वो 22,700 सैलरी पर है। नहीं, पिछली दफा जब वीजा लिया था उस वक्त आपका कितना था रिक्वायर्ड? नहीं, तब 35,000 रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैंने 2 साल पहले वीजा लिया था 2012 में। तो उस वक्त कितनी थी? 35,000? नहीं, रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं थी उस समय, सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं थी सेटलमेंट के लिए। लेकिन अभी हम सुन रहे हैं कि 35,000 सैलरी के लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आपकी जो पीछे रिक्वायरमेंट थी ना, जब आपको वीजा एक्सटेंशन मिली, तो जब आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करेंगे ना, उसके लिए भी वो देखेंगे कि आप वही जो थ्रेशोल्ड है उसको मेंटेन कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन 3-4 साल पहले उन्होंने रूल चेंज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त भी वो चेक करेंगे कि आप वही जो थ्रेशोल्ड है उसको मेंटेन कर रही हैं एट द टाइम ऑफ इंडेफिनिट स्टे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने यहाँ पे मैं स्पाउस वीजे पे हूँ और मैंने ये पूछना है कि 2 साल से मैं यहाँ पे रेंट के मकान में रह रही थी, तो अब मेरे हस्बैंड को कौंसल का मकान मिला है। तो जब मैं अक्टूबर में मैंने स्टे अप्लाई करनी है और जब मैं स्टे अप्लाई करूंगी तो क्या इस मकान कौंसल के मकान के पेपर मुझे टेनेंसी एग्रीमेंट है जो वो साथ लगानी पड़ेगी? और दूसरा मैंने ये पूछना है कि क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ कौंसल के मकान में रह सकती हूँ? और मेरा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है उर्दू में बना हुआ, तो क्या मैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करेंगी तो मुझे लगता है कि आपने जो वीजे के लिए एप्लीकेशन की थी वो 9 जुलाई 2012 से पहले की थी। चूंकि जिन्होंने 9 जुलाई 2012 से पहले एप्लीकेशन की थी तो वो इंडेफिनिट स्टे अप्लाई कर सकते हैं 2 साल कंप्लीट होने पे। तो जहां तक अकोमोडेशन का तल्लुक है उसमें कोई खास इशू नहीं होगा एज फार एज आप ही आपके हस्बैंड फुल टाइम काम कर रहे हो। अगर आप किसी के पास रह रहे हो, वो अगर कौंसल की अकोमोडेशन है उसमें कौंसल को तो इतराज हो सकता है, लेकिन होम ऑफिस वालों को आमतौर पर इसमें इतराज नहीं होता है। यहां से अगर आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करें तो वो आपको मेंटेन कर रहे हैं, वही एक लेटर आप साथ लगा सकते हैं। लेकिन कौंसिल बाज़ वक़्त अगर कोई किसी को साथ रखना चाहे या किराए के ऊपर दे वो इसको माइंड करती हैं, लेकिन इमिग्रेशन वाले इंडेफिनिट स्टे पर मुझे नहीं लगता इस पर कोई इशू खड़ा करेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, मेरी वाइफ पोलिश है और हमारे को एक माशाल्लाह बेबी हो गई है, उसका नाम मरियम भी है, अभी 14 दिन हो गए। ठीक है। तो पासपोर्ट के लिए हम लोग, मैं इंडियन और शी इज फ्रॉम पोलैंड, तो अभी पासपोर्ट के लिए हम लोग अप्लाई करने वाले थे, बट हम लोग पुलिस पासपोर्ट 1 साल के लिए लेंगे और उसके बाद हम लोग इंडेफिनिट लेंगे जब मुझे इंडेफिनिट लगेगा। तो इज इट ऑलराइट पुलिस पासपोर्ट ले रहे? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, इसमें अब बच्चा पैदा हुआ है तो जाहिर आपका यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट तो है नहीं है, इस वजह से आपकी नेशनलिटी तो या बच्चे को आपका स्टेटस मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके ज्यादा बेहतर यही है कि जो उसकी वाइफ की नेशनलिटी है तो आप पोलिश जो पोलैंड की एम्बेसी उसमें चले जाएं, वो बच्चे को पासपोर्ट इशू कर देंगे। तो कम माँ की बेस पे चूंकि बच्चा नेशनलिटी के लिए इंटाइटल है तो बच्चे का पासपोर्ट आप बनवा लें, क्योंकि अगर कहीं ट्रैवल वगैरह करना पड़े उसमें आपको किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका। जी, बहुत मेहरबानी। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये जी, मैंने इंडेफिनिट लगाना है नेक्स्ट ईयर, तो मुझे उसके लिए एक तो मुझे प्रूफ ऑफ एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने प्रूफ ऑफ एड्रेसेस चाहिए मुझे और मेरी वाइफ को। आपने किस बेस पे अप्लाई करना है? मैंने Tier 1 के बेस पर। इंडेफिनिट स्टे के लिए?
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, उसमें कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए नहीं होता, वो सिर्फ मैरिज वाले में देखते हैं कि आप इकट्ठे रहते रहें। जो टियर 1 की अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें वही आपका जो थ्रेशोल्ड देखेंगे या आपकी जो लेटेस्ट पे स्लिप्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है, वो देखेंगे। तो वाइफ अगर आपके साथ रह रही हैं तो उनकी बेशक बैंक स्टेटमेंट और कोई प्रूफ देते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं होता। वो सिर्फ मैरिज वाले केस में देखते हैं कि जो इंडेफिनिट स्टे मैरिज की बेस पे अप्लाई करे या एक्सटेंशन पे अप्लाई करे, उसमें देखते हैं कि वो मियाँ बीवी साथ रहे या नहीं रहे। आपके केस में नहीं देखेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मैं असल बात कर रहा हूँ मीरपुर से। जी फरमाइए। सर मैंने विजिटर अप्लाई किया हुआ था यूके के लिए, ठीक है। अच्छा। तो रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हम मैं 22 ईयर ओल्ड हूँ, तो मैं पढ़ाई से फारिग हुआ था BA से। तो फिर मैंने कहा था कि मैं 1 माह का विजिट करना चाहता हूँ, फैमिली विजिट। तो रिजेक्ट कर दिया कर एज बेस के आप वापस नहीं आएंगे और सिंगल है और आपका कोई इधर कोई प्रॉपर्टी नहीं है इस तरह, तो क्या इसका बेहतर कौन सा तरीका है जिससे मैं। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जिसकी स्टूडेंट एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दें उसको विजिटर वीजा नहीं देते, आम तो उनकी पॉलिसी है। दूसरी, विजिटर वीजा यंग अनमैरिड को बहुत कम देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो यंग या अनमैरिड हो वो यहां से वापस नहीं जाते हैं। तो बहरहाल अगर आप पढ़ने के लिए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो उसकी अगर आप मुतलका रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, मेरा सवाल ये था, मैं असाइलम पे हूँ, तो आ रही मेरी बात? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं असाइलम पे हूँ, मैं इनसे ना बेनिफिट वगैरह लेता हूँ, और क्या मैं गाड़ी रख सकता हूँ या गाड़ी नहीं रख सकता? क्योंकि मैं जी, क्या आप गाड़ी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? जी, क्योंकि मैं ना ये असाइलम पे, अभी मेरा असाइलम स्टे हुआ नहीं है, लेकिन मैं तकरीबन पिछले 2 साल से असाइलम पे हूँ। जो तो लाइसेंस है आपके पास? सब कुछ है, बाकी लाइसेंस वगैरह सब कुछ है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, आप गाड़ी रख सकते हैं, गाड़ी रखने पे कोई पाबंदी नहीं है। या अगर आप प्रॉपर्टी भी को खरीदना चाहिए, एज फार एज आपके पास पैसे हों, आप प्रॉपर्टी भी यहाँ खरीद सकते हैं, तो उसमें इमिग्रेशन हायल नहीं होते हैं। तो अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो गाड़ी रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप गाड़ी रख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं को बेनिफिट्स वगैरह ले रहे हो तो वो शायद कोई कहीं प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। क्योंकि कई दफा मैंने ये देखा है कि वो जो बेनिफिट्स पे जाते हैं, इंटरव्यू के बाद जब बाहर जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो बेनिफिट्स वाले पीछे पीछे उसका पीछा करके देखते हैं कि गाड़ी तो नहीं चला रहा था। तो बहरहाल ये देख लें। तो अगर जनरली आप गाड़ी रखना चाहते हैं तो इसका इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं, आप गाड़ी रख सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वलीद साहब, आपसे बात हो रही थी, मैं टियर 1 पे जो एक्सटेंशन करूंगा ILR के लिए, तो मुझे उसके लिए इनकम जो है 1 साल की सिर्फ शो करनी है, पिछले 5 साल की इनकम शो करनी? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में लीगली तो आपको 1 साल की शो करनी है, लेकिन वो पिछली भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। मैंने देखी है कि बात लोग एयरपोर्ट पे उनको तंग करते हैं, जो जैसे कि कोई एयरपोर्ट से आ गया वापस तो उसको ना सिर्फ 1 साल की देखेंगे बल्कि पिछले 3-4 साल की देखते हैं। तो बहरहाल लीगली तो वो आपसे 1 साल की मांगेंगे, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि एनी टाइम आपसे पिछली कोई भी मांग सकता है। इवन इंडेफिनिट स्टे मिलने के बाद भी मैंने देखा है कि वो उन्होंने किसी को अगर टियर 1 जनरल पे इंडेफिनिट स्टे मिला तो बाद में भी उन्होंने उसके पेपर चेक किए एयरपोर्ट पर आते वक्त। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने ना एक्सटेंशन के लिए ना अभी ना लास्ट वीक ना भेजी है, तो 8-9 दिन हुए हैं एक्सटेंशन की ना एप्लीकेशन भेजी है। तो सर उसके कितने अभी कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर और बायोमेट्रिक दोबारा देना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपने एप्लीकेशन भेजी हफ्ता एक पहले तो एनी टाइम आपको सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल जाएगा, जो तकरीबन 8-10 दिन में मिल जाता है। तो उसके बाद फिर 3-4 वीक के अंदर अंदर आपको लेटर मिल जाएगा कि आप अपने बायोमेट्रिक्स किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर दे दें, तो फिर उसके बाद आपके केस का फैसला करेंगे। आमतौर पर तकरीबन 3 महीने में सारे के सारे जो मराहिल हैं ये पूरे हो जाते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये कुछ दिन पहले आप बता रहे थे कि वो हियरिंग हो गई है, जिन बच्चों को यहाँ पे 7 साल हो गए हैं उनके पास डिस्क्रिशनरी लीव है तो वो इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। उस हियरिंग का कोई आंसर आ गया है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, अभी इसका जवाब नहीं आया, अभी इसका फैसला नहीं आया। तो वो एक समझे वो 3 इश्यूज के ऊपर 3 केसेस के ऊपर हियरिंग हो चुकी है, वो सब इकट्ठी उनकी हियरिंग हुई है। एक तो वही था कि जिन्होंने 7 साल पूरे किए उनको गवर्नमेंट ने 3-3 साल का स्टे दिया, तो हमारा ख्याल था उनको इंडेफिनिट स्टे मिलना चाहिए। तो एक और दूसरा वो उन कैटेगरी के लोग थे जिनको अब होम ऑफिस ने 2.5 साल का स्टे देना शुरू कर दिया, तो इनको भी हमारा ख्याल था कि
इंडेफिनिट स्टे मिलना चाहिए। तीसरा वो था कि जिनको 3 साल का स्टे मिला या 2.5 साल का स्टे मिला, जिन बच्चों को उनकी उम्र अगर 15, 16, 18 साल है, वो अगर बड़े हो जाते हैं तो उनको आया कि होम स्टूडेंट तस्वर किया जाएगा, तो कि उसको ओवरसीज स्टूडेंट, क्योंकि उनको आमतौर पर ओवरसीज स्टूडेंट मानते हैं। अगर ओवरसीज स्टूडेंट मानते हैं तो उनको पढ़ाई में काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना है। ये 3 इश्यूज के ऊपर हेयरिंग्स हो चुकी हैं, तो उसका हम इंतजार कर रहे हैं। जो ही फैसला है हम इसी प्रोग्राम में आपको बता देंगे, एनी टाइम उसका जो डिसीजन आने वाला है। कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। सर बच्चे हैं पाकिस्तान में जी, तो उनके ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किए हैं, मेरे को यह कि कितना टाइम लग जाएगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो पाकिस्तान में ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किए हैं तो बाजू का तकरीबन 3-4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि पहली बात है कि जब आप एप्लीकेशन करेंगे हो सकता है कि वो आप पे वैसे ही बिलीव कर लें और पासपोर्ट दे दें, शायद फोटो देखकर आइडिया उनको हो जाए कि जेन्युइन बच्चा है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर उनको शक गुजरे तो फिर डीएनए करवाएं। अगर डीएनए के चक्कर में गए तो फिर उसमें 5-6 महीने तक लग सकते हैं, लेकिन आमतौर पर डीएनए नहीं करते, उनको वैसे भी इतने तजर्बाकार हैं, पेपर देखकर आइडिया हो जाता है। तो आप समझे कि 2 से 3 महीने इसमें लग सकते हैं। कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी डॉक्टर मलिक, मेरा ना वीजा स्टूडेंट वीजा 2015 तक था, मई 2015, लेकिन मेरा कॉलेज ब्लैक लिस्ट हो गया, तो मैंने नई कॉलेज की एप्लीकेशन डाल दी और वो कॉलेज अंडर सस्पेंशन चला गया और उसकी कैद जो है वो 28 फरवरी 2015 तक की है और बीच में जो टॉयज की प्रॉब्लम आ गई और मैंने अभी तक उनको कोई इंग्लिश टेस्ट भेजा नहीं है। मैं आईएलटीएस कर रही हूँ, अभी मेरा अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। आप उसी एड्रेस पर रह रही हैं? जी उसी एड्रेस पर रह रही हैं जो इमिग्रेशन को दिया है? जी नहीं, लेकिन बात यह है कि मेरी कैद की जो डेट है वो 28 फरवरी 2015 को खत्म हो जाएगी और मेरे कॉलेज का भी अभी अंडर सस्पेंशन है, उनका भी कोई जवाब नहीं आया और मैंने टेस्ट भी नहीं भेजा। तो क्या होगा? मेरा वीजा 2015 में मई में खत्म होगा। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपको अच्छा खासे वो जो आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट का इशू है तो उस पे हो सकता है कहीं आपके घर पे ना आ जाए, क्योंकि आजकल होम ऑफिस ने ये रूटीन बना लिया है कि वो स्टूडेंट्स के घरों पे आ जाते हैं, सुबह सवेरे छापे मारते हैं और जो उनके हाथ लगता है उनको वापस भेज देते हैं। अपील का राइट भी नहीं दे रहे हैं कि जिन्होंने वो सर्टिफिकेट्स जिन्होंने इशू किए थे और सबमिट किए थे। तो अगर तो आपका भी सर्टिफिकेट इशू हुआ था, सबमिट हुआ था, तो अगर वही एड्रेस के ऊपर आप रहती हैं तो चांसेस हैं कि एनी टाइम आपके घर पे आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब सूनर और लेटर अगर आपने सर्टिफिकेट सबमिट किया था आपका वीजा कैंसिल कर देंगे और जब वो वीजा कैंसिल कर दें तो इमीडिएटली किसी वकील से मशवरा करके उसको आगे कोर्ट में ले जा सकती हैं। कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पूछना था कि बच्चों की बेस पे 7 साल का जो केस अभी चल रहे हैं कि मुझे देते हैं कि या नहीं देते हैं वो 7 साल के बाद, और क्या रिक्वायरमेंट 7 साल के बाद भी वो क्या प्रोसीजर है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में 7 साल के बेस पे काफी अरसे से ही समझे 2008 से ये चल रही है बात के बाद में एक सुप्रीम कोर्ट में हमने ये केस जीता था जिसकी बेस पे इन्होंने फिर रूल चेंज कर दिए थे। तो लेकिन इसके बावजूद होम हॉस्टलों आमतौर पर समझे 100 में से समझे 95% एप्लीकेशन रिफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोर्ट में चले जाएं तो फिर जजेस आमतौर पर इसको अलाउ कर देते हैं। लेकिन 5% केसेस में होम हॉस्टल दे रहे हैं, लेकिन 95% में वो रिफ्यूज कर रहे हैं, जो कि फेयर नहीं होता है। तो बहरहाल अगर कोर्ट वगैरह में जाए तो वहां से फिर लोगों को स्टे मिल जाता है। कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है कि मेरे हस्बैंड जनवरी 2007 में इधर आए थे एज ए स्टूडेंट। अच्छा। उसके बाद उन्होंने यहाँ से एसीसी किया, मास्टर डिग्री की 2012 में और उसके बाद उनको 2 साल का वर्क परमिट मिला था जो स्टडी वर्क पोस्ट वीजा होता है। उसके बाद उनकी मेरे से शादी हो गई, हमने अप्लाई किया और उनका वीजा लग गया, यानी स्पाउस वीजा। अब 2015 में उनको मिला है वीजा 24 जनवरी तक। तो वो 10 ईयर की बेस पे कर सकते हैं अप्लाई, यानी कि ILR के लिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ वो अप्लाई कर सकते हैं, जो ही वो 10 ईयर पूरे हो जाएं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। चूंकि उनका जो पिछला स्टे था स्टूडेंट्स का वो लीगल चलता रहा है, तो अब अगर जो ही उनको 10 साल पूरे होते हैं तो वो अपने 10 ईयर्स की बुनियाद पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उनको शादी की बेस पे 5 साल तक रहने की जरूरत नहीं होगी, 10 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
یا ملک صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا اگر ہم انڈیا سے اور پاکستان سے اگر اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کریں تو کتنا ٹائم لگا رہی ہیں آج کل؟ پلیز آپ بتا دو. جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں اگر تو انڈیا سے اپلائی کرتے ہیں تو پھر تقریباً سمجھیں 2-1 ویک میں لگ جاتا ہے, 2-3 ویک میں ویزا لگ جاتا ہے. لیکن اگر پاکستان سے اپلائی کریں تو اس میں سمجھیں کہ 6 ویک سے لے کر تو 10-12 ویک تک ٹائم لگ جاتا ہے. انڈیا سے بہت جلدی لگ جاتا ہے, پاکستان میں تھوڑی سی دیر لگ رہی ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری وائف کو ابھی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور وہ سرٹیفکیٹ ابھی نہیں آیا ہے, تو اس کے لیے کتنی ٹائم کی ویزا ملے گی اگر نہ آیا تو انہوں نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. ہاں اور وہ اسی اور کون سی وہ ایگزام ہے وہ. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں پھر آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی چونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا, جو پہلے رولز تھے اس میں تھا کہ اگر آپ دا ٹائم آف اپلیکیشن آپ کو پیپر وغیرہ سبمٹ نہیں کر پاتے ہیں تو اپلیکیشن سبمٹ کر دیں, لیکن اس کے بعد فیصلہ آنے سے پہلے اگر کوئی پیپر سبمٹ کر لیں تو امیگریشن مان لیتے تھے. لیکن یہ جو نئے رولز ابھی آ گئے ان کے تحت ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن ہی سارے پیپر آپ کو سبمٹ کرنا پڑیں گے. تو اگر وہ سبمٹ نہیں کرتے ہیں تو امیگریشن ان کا کیس ریفیوز کر دیں گے. تو اگر انہوں نے انگلش ٹیسٹ پاس نہیں کیا ہے تو پھر آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, تو وہ آپشن آپ کے لیے کھلا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں ایز اے اسٹوڈنٹ سر آیا تھا اس کنٹری میں 2011 میں. اچھا. اور میرا ویزا ختم ہو گیا تھا 2012 میں, اور اس کے بعد سر میں نے شادی کی ہے تو مسلم لیکن کیس اپلائی نہیں تھا کیا, تو ابھی میری مسز پریگننٹ ہے, تو کیا میں ویزا اپلائی کر سکتا ہوں؟ اور دوسری نمبر پر میں پاکستان نہیں جانا چاہتا. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں اگر آپ اوور اسٹے نہ ہوتے تو آپ کی مسز 18,600 کی تنخواہ ان کی ہوتی تو پھر آپ یہیں سے اپنا اسٹیٹس چینج کر سکتے تھے. لیکن چونکہ آپ اوور اسٹے ہو گئے ہیں تو لہٰذا امیگریشن رولز میں وہ آپ کو یہاں سے اسٹے نہیں دیں گے. اگر آپ اپلیکیشن کریں گے بھی تو وہ اپلیکیشن آپ کی نہ کر دیں گے, ریفیوز کر دیں گے. تو چونکہ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا یہاں پہ لیگل اسٹے ہونا چاہیے, تو اگر آپ نے بریچ آف امیگریشن رولز کی ہو تو پھر یہاں سے آپ کو اسٹے ملنے کے چانسز زیادہ نہیں ہوتے ہیں. تو اگر 18,600 کی شرط سے پوری کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ پاکستان چلے جائیں, وہاں سے اپلیکیشن کریں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. سوری ڈاکٹر ملک صاحب, میں واپس فون کیا آپ کو اس کی وجہ سے وہی پولش جو میرا پاسپورٹ تھا لائک پولش, ہم لوگ میری بچی پولش ریزیڈنس پہ ہے, پولش پاسپورٹ پہ. اب میں انڈیفینٹ پہ ہوں تو میں برٹش پاسپورٹ کب کر سکتا ہوں, یہ میرا سوال تھا پہلے, اس کا جواب چاہیے تھا. آپ کو انڈیفینٹ اسٹے بچی کے پیدا ہونے سے پہلے ملا ہے یا بعد میں ملا ہے؟ نہیں, میرا انڈیفینٹ اسٹے 2017 میں ہوگا. تو ابھی آپ نے کیا پتا کرنا ہے؟ ابھی تو 5 ایئرز ویزا ہے میرا. تو ابھی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ہم لوگ اگر پولش پاسپورٹ اپلائی کریں گے بچی کے لیے, ہاں بچی کے لیے 1 سال کا ٹیمپریری, اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر ہم برٹش پاسپورٹ 2017 میں ڈالیں تو پھر چل سکتا ہے, نیشنلٹی کا کچھ پرابلم نہیں ہوگا. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں فی الحال تو آپ بچے کا لے لیں, اپنا پاسپورٹ دیکھیں 17 میں کیا سچویشن نکلی ہے, 17 میں کیا قانون ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا, کیونکہ اس میں ابھی 3 سال باقی ہیں. تو فی الحال آپ ایسا کریں کہ بچی کا پاسپورٹ جو پولش ہے تو وہ بنوا لیں, چونکہ ماں کی بنیاد پہ اس کو پاسپورٹ مل جائے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ہلو. جی فرمائیے. I would like to know something about immigration. Yes, go ahead. Yeah, this is regarding my citizenship. I got the permanent residency about two years ago, and I would like to apply it as a family. But my wife and my kids have been to India for 3 months recently, so I would like to know if any problem for that. So what's your question basically? You got married 2 years back, yes? No. We got the permanent residency in 2012 May. Okay. But we haven't applied, for the citizenship. For nationality, yes? Nationality so far. And recently I had a baby and we applied for a citizenship for him. And and my wife and my older son went to India for 3 months. But about 96 days they have been to India. Okay. So I just would like to know whether that's got any problem with
And thank you for your call. Basically, I got your question. And the one requirement is for nationality. There's one requirement that when you are making this application, they shouldn't be away more than 90 days during the last year. If somebody is making application now, so it means that during the last 1 year, they shouldn't be away more than 90 days. That's number one. Second thing is basically if they wish to apply for British nationality, they can apply now. So after applying, they can go to India. There's no problem at all. So my advice is probably make an application now. So after that, they will be able to travel. They should travel abroad. There shouldn't be any problem. It won't affect or jeopardize their nationality application. Thank you for the call. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. हेलो जी. हेलो जी फरमाइए. जी मेरा नाम कुलविंदर सिंह है जी. मैं ना इंडिया तो हाँ मैं ओवरस्टे होया है ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਅਜੇ? ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ. ਅਜੇ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਉਹ ਲੈਟਰ ਕਢਵਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ. ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਉਸ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ. ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਦੇਖते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. जी हेलो. जी फरमाइए. जी आप बात करें. हेलो जी. मैंने पहले भी कॉल किया था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ. मेरा जो लड़की है ना 2 साल का है और वो अडॉप्ट हो गई है. क्या मैं उसकी बेस पे वीजा ले सकती हूँ? एक बात ये है. नहीं, आपकी लड़की कितने साल का है? वो 2 साल की है. तो अडल्ट कौन हो गया है? अडल्ट वो नहीं है. तो वो कहाँ पे? लड़की यहाँ पे है. वो अडॉप्ट हो गई है पर वो इधर ही है, यूके में ही है. और एक बात ये है और एक ये है कि मैं अपने यहाँ पे फैमिली के साथ इधर आई थी तो मेरे डैड को स्ट्रोक हुआ. हमने उस बेस पे अपना एप्लीकेशन किया हुआ है इंडेफिनेट का, तो अभी तक जवाब नहीं आया. तो अगर मैं किसी ब्रिटिश से शादी करती हूँ तो क्या मुझको कोई वीजा मिलेगा या मुझको पाकिस्तान जाना पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया. पहली बात ये कि मुझे लगता है कि आपकी बेटी यहाँ से आपने किसी और को दे दी है, या यही मुझे लगता है कि आप शायद कह रही हैं कि आप किसी और ने अडॉप्ट कर लिया, शायद ये सिचुएशन है. तो बहरहाल अगर आपने कोई इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इस बेस पे किसी को परमिशन नहीं मिलती कि वो किसी के साथ रह रहा है. तो बहरहाल आप किसी वकील से मिले, उनको सारी बात बताकर उनसे एडवाइस लेने, वो आपको बता देंगे कि बच्ची का क्या होगा और आपका क्या हो सकता है. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. जी आप बात करें. जी मलिक साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे. जी फरमाइए. ये कि ट्रैफिक वायलेशन पे आपका इंडेफिनिट या पासपोर्ट पे कुछ असर पड़ता है अगर आपके पॉइंट्स लगते हैं? और दूसरा, इंडेफिनिट से पहले आपको कितना अरसा इस मुल्क में रहना पड़ता है, यानी आप कितना अरसा इस मुल्क से बाहर रह सकते हैं? इन अदर वर्ड. जी आपकी कॉल का शुक्रिया. अगर तो आपको कोर्ट से कोई फाइन वगैरह हो जाए, कोई पॉइंट्स वगैरह लग जाए तो इसका इंडेफिनिट स्टे की एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन नेशनलिटी की एप्लीकेशन पे इसका जरूर असर पड़ता है. तो अगर पॉइंट्स वगैरह लगे तो अगर आप कोई आदमी यहाँ पे रह रहा है, वो डिपेंड है कि किस कैटेगरी में यहाँ पे रह रहा है, लेकिन आमतौर पर 1 साल में आप 90 डेज से ज्यादा बाहर ना रहे तो कोई आपकी एप्लीकेशन पे असर नहीं पड़ता है. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है. जी फरमाइए. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर मैं यहाँ स्टूडेंट था तो मैंने ना वो अपना इंग्लिश का B1 किया था ना कोर्स, वो भेजा था ना, तो वो लेटर अभी मुझे मिला है दूसरा होम ऑफिस वाले ने. उन्होंने कहा कि आपने फ्रॉड किया, आपने वो किया है दूसरे तरीके से. तो सर आगे एक्सटेंशन की या वीजा की मुझे क्या हो सकता है, कोई बता सकते हैं सर? जी आपकी कॉल का शुक्रिया. मुझे लगता है उन्होंने आपका यहाँ जो अगर वीजा था वो कैंसिल कर दिया और तो आपको अपील का राइट अपने कंट्री से दिया है. तो ये सभी को लेटर ये भेज रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में सही नहीं तरीका कार है जो मौसले फॉलो कर रहे हैं. आप जितना जल्दी हो सके इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें, क्योंकि ये इसका एक रास्ता रह गया. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है. जी फरमाइए. हेलो. जी फरमाइए. Sir, I got permanent residency about 2 years ago. And recently we were planning to apply for the nationality. But my wife and my older son went to India for almost
for 96 days. How many days? 96 days. 96 days, okay. Yeah, is there any problem for applying for nationality? Yes, you can't apply for nationality now because, as I mentioned before, that there is a condition when you're making an application, you shouldn't be away more than 90 days. So it means that you have basically breached this that particular regulation. So it means that you can't make an application now. So best thing is just go to a lawyer and take advice from them. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। गुड इवनिंग मलिक सर। जी फरमाइए। तो मेरा सवाल आपसे ये था, मैं यूके एज अ वर्क परमिट थे, 5 साल हो गए, मेरा इंडेफिनिट है और मैंने अप्रैल में शादी की थी यहाँ पर, और तो अभी 2 साल के बाद मैं अप्लाई करूँ मेरी वाइफ को इंडेफिनिट की, वाइफ स्टूडेंट वीजा पे यहाँ थी, अभी उसका वीजा एक्सटेंड तो करवा लिया, वीजा एक्सटेंड हो गया, अभी मुझे इंडेफिनिट करना है वाइफ के लिए, मेरा इंडेफिनिट है ऑलरेडी, वाइफ के लिए इंडेफिनिट करना है। तो मैं अभी आपकी वाइफ यहाँ पे है? जी मेरी वाइफ यहाँ पे है, मैंने शादी यहीं पे की। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, वो वाइफ यहीं पर है और वाइफ स्टूडेंट वीजा पे थी और अभी उसका वीजा एक्सटेंड भी हो गया शादी के बाद में, तो अब मुझे इंडेफिनिट करना है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया, लेकिन आपकी मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है, चूंकि रिसेप्शन काफी पुअर था, मैं समझ नहीं सका, तो आप दोबारा ट्राई करें, अगर वक्त हुआ तो आपकी कॉल ले लेंगे। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब बात करें? जी फरमाइए। जी एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे मेरे अपना बिजनेस है, मैकेनिक्स का वर्कशॉप है, लेकिन फिलहाल उसमें मैं अकेला काम करता हूँ, तो मुझे स्किल लेबर की जरूरत है और मैं पाकिस्तान से अपने स्किल लेबर मंगवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट करनी होगी? क्या मैं मंगवा सकता हूँ, उनके वर्क परमिट इशू करवा सकता हूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपके प्रोफेशन में नहीं आप करवा सकते हैं, चूंकि वो सिर्फ उन प्रोफेशन में करवा सकते हैं जिसमें कि लोकल आदमी अवेलेबल ना हो, और गवर्नमेंट को पता है कि किन डिपार्टमेंट्स में लोकल स्किल वर्कर अवेलेबल नहीं है। जो आपकी फील्ड है इसमें चूंकि लोकल आदमी अवेलेबल हो सकते हैं, लिहाजा आपकी फील्ड में इशू नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शनली आप बुला सकते हैं, लेकिन वो भी अब काफी मुश्किल प्रोसीजर हो गया है, लेकिन आपकी प्रोफेशन में चांसेस नहीं है कि आप किसी मैकेनिक को वहां से बुला सकें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ ही मुझे बताया गया कि आज का टाइम का प्रोग्राम अब खत्म हुआ चाहता है, तो अगर आपकी कॉल ना मिल सकी हो, आप अगले हफ्ते यहाँ पे फोन कर सकते हैं। तो मुझे इजाजत दीजिएगा। रब रखा।